वेलकम टू ढिंचैक इंग्लिश। तो दोस्तों सिंटेक्स का ये पार्ट 12 वीडियो है और इस वीडियो में भी हम जानेंगे रूल्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के कुछ ऐसे रूल्स जो कि सिंटेक्स में यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ ये ऐसे रूल्स हैं जो कि सिंथेसिस में और नरेशन में भी काम आते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है ये डबल इंपॉर्टेंट है, डबल क्या ट्रिपल इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो रूल्स है सिंटेक्स में तो काम आते ही आते हैं, साथ ही साथ सिंथेसिस में भी काम आते हैं और नरेशन में भी काम आते हैं। तो कुल मिला के 3 जगहों पर इनका यूज जो है वो होता है। और इन रूल्स को जानने के बाद आप सेंटेंस से एक तरीके से खेलना सीख जाएंगे। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए चलिए टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रखिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फिलहाल अगले यानी फर्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हुए हैं। एक्चुअली इससे पहले की 2 वीडियो में बना चुका हूं रूल्स ऑफ वर्ब पर ही जो बेस्ड हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आकर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल फर्स्ट रूल की बात करते हैं। इफ ही हैड कम टू मी, अगर वह मेरे पास आया होता, इसका मतलब क्या होगा? इफ ही हैड कम टू मी, अगर वह मेरे पास आया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की होती। दूसरा सेंटेंस है इफ राहुल हैड वर्क हार्ड, अगर राहुल ने कड़ी मेहनत की होती, ही वुड हैव सक्सीडेड, वह पास हो गया होता। तो इससे क्या पता चलता है? इन दोनों सेंटेंस को पढ़ने से क्या पता चलता है? इन दोनों सेंटेंस को पढ़ने से यह पता चलता है कि जो इफ वाले सेंटेंस होते हैं, इफ क्लॉज वाले जो सेंटेंस होते हैं, अगर उनमें काल्पनिक शर्त यानी इमेजिनरी कंडीशन बताई गई हो, तो उस कंडीशन में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है यानी जो इफ वाला क्लॉज होता है, उसमें हैड का यूज करते हैं, यानी उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जैसे ये आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की होती, ये इस सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज के लिए हम वुड हैव का यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। ओके, और कैसे कंडीशनल? इमेजिनरी कंडीशन हो, ठीक है, इफ वाले सेंटेंस हो और उनमें इमेजिनरी यानी काल्पनिक शर्त हो। अब देखिए यहां पर जो बात कही जा रही है, इफ ही हैड कम टू मी, अगर वह मेरे पास आया होता, उसके पास गया तो नहीं है ना, उसके पास गया नहीं है, सिर्फ कल्पना की जा रही है। अगर वह मेरे पास आया होता, तो कल्पना वाली शर्त यानी इमेजिनरी कंडीशन, काल्पनिक शर्त की यहां पर बात हो रही है। अगर वह मेरे पास आया होता तो मैंने उसकी मदद की होती। हुआ कुछ नहीं, बस कल्पना की जा रही है कि अगर मेरे पास आया होता तो मैंने मदद की होती। तो यही है इमेजिनरी कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इफ वाले क्लॉज को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज को हम लिखते हैं वुड हैव का यूज करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो इफ ही हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की होती। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है इफ राहुल हैड वर्कड हार्ड, अगर राहुल ने कड़ी मेहनत की होती, इमेजिनरी कंडीशन है ना, उसने कड़ी मेहनत की नहीं, बस कल्पना की जा रही है कि अगर उसने कड़ी मेहनत की होती तो ही वुड हैव सक्सीडेड, वह सफल हो गया होता। अगर राहुल ने कड़ी मेहनत की होती, ही वुड हैव सक्सीडेड, वह सफल हो गया होता। ठीक है, तो ये क्या है? इमेजिनरी काल्पनिक शर्त है। तो इस कंडीशन में इफ वाले क्लॉज में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया यानी हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है ही वुड हैव सक्सीडेड, वह सफल हो गया होता, उसमें हमने वुड हैव का यूज किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट रूल आज की वीडियो का। लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। देखिए जो नेक्स्ट रूल है वो डेफिनेटली नरेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन हम रूल्स ऑफ वर्ब पढ़ रहे हैं तो हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है, सेंटेंस देखिए, ही सेज दैट, वह कहता है कि चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, बच्चे खेलना पसंद करते हैं। वह कहता है कि बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है रवि सेज दैट, रवि कहता है कि ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था। अगला सेंटेंस है मोहन विल से दैट, मोहन कहेगा कि हिज ब्रदर इज ए लॉयर, उसका भाई एक लॉयर है, एक वकील है। तो इन तीनों सेंटेंस को देखने से आपको क्या पता चल रहा है? ही सेज, रवि सेज, मोहन विल से। इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो किस में है? या तो प्रेजेंट टेंस में है,
मतलब रवि ही सेज, ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यानी कि प्रेजेंट टेंस है। और दूसरा रवि सेज, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यानी कि प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। मोहन विल से, ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में आप कह सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर टेंस में ही है। फ्यूचर टेंस का एक सब टाइप है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि चिल्ड्रन खेलना पसंद करते हैं, बच्चे खेलना पसंद करते हैं, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किसी भी टेंस में हो सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे यहां पर ही सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, कि बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी क्या है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। लेकिन अगला सेंटेंस जो है रवि सेज, रवि कहता है कि ही वॉज राइटिंग ए लेटर, कि वह एक पत्र लिख रहा था, रवि कहता है कि वह एक पत्र लिख रहा था। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ये किस में है, ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उधर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे क्या पता चलता है, इससे पता यह चलता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य किसी भी टेंस में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। ओके, अगला जो सेंटेंस है मोहन विल से, मोहन कहेगा दैट हिज ब्रदर इज ए लॉयर, कि उसका भाई एक वकील है, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहां पर जो प्रिंसिपल क्लॉज है फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये रहा फ्यूचर और वो रहा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो कहने के मतलब ये है भाई, मैं बार बार वही बोल रहा हूं कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज चाहे प्रेजेंट टेंस में हो चाहे फ्यूचर टेंस में हो, पास्ट की बात नहीं की जा रही है, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है, उसके भाव के अनुसार, उसके अर्थ के अनुसार वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस रूल का जो अपोजिट रूल है ना वो भी आपको समझना जरूरी है। इस रूल का अपोजिट रूल ये है, सेंटेंस देखिए आप समझ जाएंगे। राम सेड दैट, राम ने कहा कि, राम सेड ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, इसके बाद कि ही वॉज, दैट ही वॉज लर्निंग हिज लेसन, कि वह अपना पाठ याद कर रहा है या फिर याद कर रहा था, ये क्या है, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो राम ने कहा, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और पास्ट टेंस में है, तो इसके बाद आप देखिए जो दूसरा क्लॉज है दैट ही वॉज लर्निंग हिज लेसन, कि वह अपना पाठ याद कर रहा है। यहां पर जो वॉज है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि पास्ट टेंस का एक टाइप है, एक सब टाइप है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में हुआ। प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा, बिल्कुल होगा, ये रूल है, ध्यान रखिएगा। अगला सेंटेंस भी वही कह रहा है, राम सेड, राम ने कहा, दैट शी रोट ए लेटर टू हर ब्रदर, कि उसने एक पत्र लिखा, टू हर ब्रदर अपने भाई को। राम ने कहा कि उसने अपने भाई को एक पत्र लिखा, उसने यानी किसी लड़की को कह रहा है कि वो अपने भाई को उसने एक पत्र लिखा। तो राम सेड ये पास्ट टेंस में है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है देखिए दैट शी रोट, रोट किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो पास्ट टेंस हुआ ना, शी रोट ए लेटर टू हर ब्रदर, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। मतलब अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। तभी तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी हम चेंज कर देते हैं, जो प्रेजेंट में होता है उसको पास्ट में कर देते हैं, तभी तो करते हैं नरेशन में चेंज। रूल यही है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज जो ऊपर वाला रूल हमने देखा प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
तो उम्मीद है आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो अभी आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया होगा तो मैं आपको दूसरी वीडियो में फिर बता दूंगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइए तो सही कि आया कि नहीं आया। फिलहाल अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल देखिए, द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, कि पृथ्वी मूव्स गति करती है राउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति करती है, टीचर ने कहा। दूसरा सेंटेंस है ही सेड दैट, उसने कहा कि डॉग्स कुत्ते कुकुरवे बार्क एट स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर भौंकते हैं, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है इन दोनों सेंटेंस से? इन दोनों सेंटेंस से अगर देखिए जो प्रिंसिपल क्लॉज है द टीचर सेड, टीचर ने कहा, प्रिंसिपल क्लॉज किस में है? पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि ओवरऑल पास्ट टेंस में ही है ना। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसको भी पास्ट टेंस में होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? देखिए द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ यानी कि पृथ्वी, मूव्स यानी घूमती है, राउंड द सन सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये जो बात यहां पर कही जा रही है ये सदा सत्य रहने वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा से सत्य है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, तो क्योंकि ये सदा सत्य रहने वाली बात है यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसके टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। यानी जैसे ये सेंटेंस होता है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको लिख दिया गया है। जरूरी नहीं कि इसको भी हमें पास्ट टेंस में लिखना पड़े। बात समझ में आ रही ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात कही गई हो, यानी सदा सत्य रहने वाली बात कही गई हो, तो भले ही प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज उसी टेंस में होगा जिस टेंस में वो बात कही गई है। एक्चुअल में जो घटना है उसी में एज इट इज लिखा जाएगा, उसको पास्ट टेंस में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जो अगला सेंटेंस है ही सेड दैट, उसने कहा दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, डॉग्स यानी कुत्ते, बार्क भौंकते हैं एट स्ट्रेंजर्स अजनबियों पर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। यह है हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी तथ्य, यानी कुत्तों की ये आदत होती है, कुकुरन की ये आदत होती है कि वह अजनबियन पे भौंकी हैं, तो ये उनकी आदत है, हैबिचुअल फैक्ट है। तो जब हैबिचुअल फैक्ट होता है तो भले ही प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने रियल टेंस में होगा, उसका पास्ट टेंस में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ते हैं आ रहा है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। आदत संबंधी तथ्य जितने भी होते हैं सेंटेंस, वो लगभग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ और ये हो गया हैबिचुअल फैक्ट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कोई प्रोवर्ब दिया गया हो, मुहावरा दिया गया हो, जैसे 2 और 2 11 होते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है, तो इनमें भी, और इसके अलावा कोई हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना हो कोई, जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, अगर इस टाइप का सेंटेंस आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो उसको भी पास्ट टेंस में नहीं लिखेंगे। मतलब जरूरी नहीं कि अगर पास्ट यानी कि सब प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में, तो जरूरी नहीं है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में हो, वो एक्चुअल में रियल में जिस टेंस में वो बनता है उसी टेंस में उसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के रूल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल आंसर इन द कमेंट बॉक्स एज वेल एज आई विल एक्सप्लेन द सिचुएशन एंड कंडीशन एंड रूल इन एन अपकमिंग वीडियोस। तो फिलहाल अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इन डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी इन्फिनिटिव पार्टिसिपल और जिरंड के बारे में। तो अगली जो वीडियो है वो इससे भी धमाकेदार और जबरदस्त और मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, मिस आप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो मिस आप वीडियो को ना करें, इसके लिए मैं बार बार बोलता हूं, चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए और उस पर ऑल पर जरूर क्लिक करके रखिए, ताकि जितनी भी वीडियोस अपलोड हों उन
सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।